रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? बिल्डर, ब्रोकर, कस्टमर या गवर्नमेंट? फिर भी हमारे 50% लोग को झोपड़पट्टी में रहते हैं। जब एक आम आदमी को आप बताते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, वर्ल्ड की सेकंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, लेकिन वो देखता है मेरे हालात तो वैसे के वैसे हैं। मैं क्या करूं 8% जीडीपी का जब लोग आज भी एक रात का खाना नहीं खा पाते। मेरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 20 लाख स्किल वर्कर्स शॉर्टेज है। रियल एस्टेट में तो बहुत टोपीबाज लोग हैं। ताजमहल बेच दिया किसी ने, उसका नाम है लेक कासिम, वो 850 रुपये में मैं बेचा। एक फ्लैट अगर 10 बार सेल हो रहा है तो गवर्नमेंट को 10 बार स्टैंप ड्यूटी चाहिए। रोड तो 10 बार नहीं बन रहा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी 10 बार नहीं देने, क्यों चाहिए 10 बार स्टैंप ड्यूटी? आपकी लाइफ का कोई ऐसा डाउनफॉल? 40 साल में 40 बार तो हुआ। बहुत बड़ा नेशनल लॉस हुआ अभी एयर इंडिया। जो एआई में परिवर्तन आ रहा है वो अगले 3-5 साल के अंदर 20 लाख लोग बेकार बने। लोन लेकर फ्लैट बुक कराया, लोन का ईएमआई चल रहा है, ये सोच के लोन लिया था कि चलो किराए पे नहीं रहेंगे, लोन का ईएमआई से हमारा काम चल जाएगा। नरेंद्र मोदी के सरकार में तेजी ही चलने वाली है और मंदी कभी आएगी नहीं और जंग कभी होगा नहीं, वो होता ही नहीं। सोशल मीडिया पे ये डिबेट चलती है कि अनिल अंबानी उस लेगेसी को नहीं संभाल पाए जो धीरू भाई अंबानी की। वी नीड 10,000 मुकेश अंबानी। जो इतने बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, उसके पीछे सेलिंग स्किल क्या होती है कि वो आदमी 200 करोड़ का फ्लैट खरीद लेता है जिसमें ना छत अपनी है ना जमीन अपनी है। डू यू नीड एनी रिफॉर्मेशन इन द करिकुलम विच वी आर टीचिंग आवर स्टूडेंट्स राइट नाउ? कोई बच्चा अभी सुनने को तैयार नहीं है और सुनेगा भी। क्योंकि अभी बीच में एक मैं वीडियो सुन रहा था जिसमें बोइंग के एम्प्लॉय से किसी ने पूछा था विल यू ट्रेवल इन बोइंग, तो ही सेड नो। एश्योर्ड रिटर्न समझा दीजिए आप मेरी ऑडियंस को कि एश्योर्ड रिटर्न्स क्या उन्हीं का पैसा उनको वापस आ रहा है? उसका रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी द रीजन फॉर 2% इंक्रीज इन जीडीपी। अयोध्या का जो रियल एस्टेट मार्केट है, तो आपका तजुर्बा क्या बोलता है? लास्ट पॉडकास्ट मैंने की ना, उससे ये पॉडकास्ट ज्यादा अच्छा। तो इसका मतलब आपके सारे पॉडकास्ट से सबसे अच्छा वाला ये है। ये कहते हैं कि धरती पर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट धरती ही है, इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आज हमारे साथ हैं हीरा नंदानी जी, जिन्होंने रियल एस्टेट में धमाके पे धमाके किए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। खुशी होती है सोनू शर्मा से मुलाकात करते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़ने में। मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान रियल एस्टेट में कैसे पैसे बना सकता है? क्योंकि रियल एस्टेट बहुत लोगों की पहुंच से बाहर निकल गया। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ज़मीन में इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं और एप्रिसिएशन भी लें, लेकिन जब गुड़गांव के रेट सुनते हैं 100 करोड़ का कोई फ्लैट खरीद रहा है, मुंबई के रेट सुनते हैं कोई 200 करोड़ का अपार्टमेंट बिक गया है, तो मिडिल क्लास फैमिली वाला आदमी तो छाती पर हाथ रख के बैठ जाता है कि खेल हमारे हाथ से बाहर निकल गया है। कहाँ जाए, क्या करे? एक याद रखना है कि वही मकान में जहाँ 2 लाख में बिका है वो फ्लैट, वही 2 साल पहले 50,000 में बिका है। तो एक ख्याल रखिए कि कितना उनको अप्रिसिएशन यही मकान के अंदर मिल सकता है। तो ज़मीन वही एक वस्तु है जहाँ एक करामत हो सकती है, और ये करामत सिर्फ मुंबई और गुड़गांव में नहीं होता, पूरे देश में होता है। और लेकिन हमें 2 बातें होती है, एक तो सही जगह हमें इन्वेस्ट करना है और सही लोगों के साथ इन्वेस्ट करना है। ये दोनों बात के ऊपर आप ध्यान रखें तो आप हमेशा कमाएंगे। कोई कम कमाते हैं, कोई ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन सब कमाते हैं। हम 40 साल से इस लाइन में हैं। ऐसे प्रोजेक्ट नहीं आया है जहाँ 5 या 6 साल के बाद कोई ने नहीं कमाया हो। हमारे पास 25,000, 30,000, 40,000 लोग इन्वेस्ट किए हैं प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। परसों में किए हैं, पवई में किए हैं, थाना में किए हैं, अलग अलग लोकेशंस पर किए हैं। लेकिन वो देखा जाए तो एक जितनी कमाई रियल एस्टेट में हुई है कोई लाइन में नहीं हुई, कैपिटल मार्केट्स में भी नहीं हुई। मैं आपको एक दाखला देना चाहता हूँ। जी जी, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जी। हमारे पास एक
बहुत अच्छी बिल्डिंग है जो 1991 के आसपास हमने बनाई थी पवई में, मुंबई। मुंबई में। उसका नाम है लेक कासल, और बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई। वो 850 रुपये में मैं बेचा वो बिल्डिंग, और बहुत मुश्किल से बेचा। 850 रुपये में? हाँ, फ्लैट? फ्लैट उस जमाने की बात है। तो वो लिए और बहुत स्लो बिका। लोग भरोसा नहीं था कि उसमें कुछ होगा। वो बिल्डिंग को एक डिज़ाइन आर्किटेक्चर के नाम से मशहूर बन गए, और हो गया और बिक गया। 2 साल के अंदर पूरे मकान बिक गए, 3 साल के अंदर मकान लोग लेने को आ गए। 1 साल पहले कोई सेल कर रहा था वो फ्लैट में, उसको पहचान थी, जो खरीदने आया था वो मेरे पास मिलने आया, बोले कि भाई मैं वो रीसेल में फ्लैट खरीद रहा हूँ। मैं बोला उसको तो मैं पहचानता हूँ। मैं फ़ोन लगा दिया, मैं बोला एक हमारे पास ग्राहक है, मस्ती मस्ती में इससे बात हुई, और उनसे मैं बोला ऑफ़र कर रहे हैं आपको। क्या ऑफ़र कर रहे हैं? 40,000 रुपया फुट। कितना? 40,000 रुपये स्क्वायर फीट? स्क्वायर फुट, जिसकी टोटल कॉस्ट 850 रुपये थी। बस जो मैंने बेची थी। बेवकूफ़ था। और तो उसकी बात है। और फिर वो बोले साहब ये हीरानंदानी का मकान है, और आपको पता है लेक कासल कितना बेहतरीन बिल्डिंग आपने बनाई है, तो मैं तो 45,000 रुपये फुट में बेचना चाहता हूँ, लेकिन आपने फ़ोन किया है इसलिए 42,000 रुपीज़ अ फुट में मैं दे दूंगा। मैं दे दूंगा। और जो खरीदने वाला था वो खुश हो गया, उसको 42,000 रुपीज़ अ फुट में वो रीसेल फ्लैट मिल गया। तो ये मैं एक दाखला दे रहा हूँ, ऐसे में आपको हजारों दाखला देख सकते हैं। आपने 2 चीज़ें बताई, एक सही जगह और सही लोग। यस। अब एक आम इंसान जो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, अब वो कैसे पहचानेगा कि ये सही जगह है? अब वो कैसे पहचानेगा कि ये सही लोग हैं? एक मैंने देखा है, लोग जब भी वो जूते खरीदते हैं ना, हाँ, तो वो काफ़ी ध्यान दे के कि कौन से दुकान से लेते हैं, हाँ, ब्रांडेड कंपनी हाँ, है कि उससे नहीं लेते हैं। कोई सूट लेते हैं तो भी सोचते हैं कि भाई किससे कहाँ से क्या। घड़ा भी लेते हैं तो ठोक के लेते हैं, छेद ना हो। ठोक के लेते हैं और बहुत सोच के ठोक लेते थे, मटेरियल सही है कैसे है, कीमत नहीं है। लेकिन जब घर खरीदते हैं ना, तो पता नहीं उनके कोई ध्यान ही नहीं देते, आंखों में पर्दा पड़ जाता है। आसपास के लोग किसने कहा कि ये बहुत ही अच्छा है, ये अच्छा है, इसलिए वो भी जाके खरीद लेते। तो इतनी बड़ी आमदनी हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम कोई ध्यान नहीं देते कि नहीं बिल्डर कभी पहले मकान बनाया था क्या नहीं बनाया था, वो लोकेशन में आज के तारीख में कोई रास्ता है कि नहीं रास्ता, वहाँ फ्यूचर में वो रोड आएगी कि नहीं आएगी, वहाँ पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ तो स्टडी करिए। आप लाखों और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके ऊपर कोई ध्यान देते नहीं। तो मेरे अंदाज से पहले जो क्या आपके हिसाब से कोई 4-5 चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट? यस, यू मस्ट। और क्योंकि बहुत पैसे हम दे रहे हैं, ऐसे नहीं है कि कोई जूता है या कमीज़ है या कुछ है सही नहीं निकले तो हम बदली कर देंगे और वो हमको वो कीमत चुकाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेरे अंदाज से थोड़ी स्टडी करने की ज़रूरत है। दूसरी बात रहते हैं कि जो बोलते हैं जो लोगों के पास एक्सपीरियंस हो, जो कंपनीज 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल वहाँ काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, उनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 30 साल से मकान बना रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो उनके पास आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं कि जो वो बात करते हैं वो सही है। तीसरी बात, एक और बात है, आज की तारीख में हमारे पास एक रेगुलेटरी बिल आया है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। उसमें पूरे डिटेल हर प्रोजेक्ट की आपको वेबसाइट पर मिल जाए, उसकी हर study प्रोजेक्ट की जो अप्रूवल आ गया है उसके है। और आपको कोई भी प्रोजेक्ट आज की तारीख में बिना वो रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्टडी करने के बावजूद पहले आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी
कितने मकान हैं, क्या अम्यूनिटीज देंगे, क्या अग्रीमेंट होगा, कैसे होगा। वेबसाइट पे रहता है, वो वेबसाइट तो पर वेबसाइट का लिंक लगा देते लिंक हैं, लगा है ना, देने का। बेटर रहेगा ताकि लोग बाग आराम और से दें। कंपलसरी आज है कि जो भी बेचते हैं तो वो लिंक तो आपको इमीडिएटली मिल जाता है, वो आपको देखना है, वो लिंक आप देख लीजिए तो आपको पता है। तो थोड़े कुछ स्टडी करिए, लोग नहीं कर रहे। सर रियल एस्टेट में तो बहुत टोपी बाज लोग हैं सर। अफकोर्स है। सर वो ताजमहल बेच दिया किसी ने। अरे वो तो है। वो मूवी आई थी बंटी और बबली, आपने देखी होगी। नहीं, देखिए, बुरे लोग हर लाइन हर में फील्ड हैं। में है। लॉयर्स में है, डॉक्टर्स हाँ, में हाँ, है, हर फील्ड पॉलिटिशियंस में। में, ब्यूरोक्रेट्स में है, सब में है। लेकिन इतना बड़ा नुकसान वो लोग नहीं कर सकते जितना आपको मकान खरीदने में नुकसान पूरी कर जिंदगी का पैसा चला जाता है। वही बात है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये आप थोड़ी जानकारी कराइए, पूछिए, और थोड़ी रिसर्च करने से और स्टडी करने से आपको कोई चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा कि आपका कोई नुकसान हो। देखिए हमारे बगल में नोएडा है। नोएडा में पिछले रेरा आने से पहले इतना प्रॉब्लम हुआ कि लोगों का पैसा लगा है, किसी को डिलीवरी नहीं मिला, किसी को मकान की चाबी नहीं मिली। उन बेचारे लोगों ने क्या कहते हैं, लोन लेकर क्या बोलते हैं, फ्लैट बुक कराया। लोन का ईएमआई चल रहा है, ये सोच के लोन लिया था कि चलो किराए पे नहीं रहेंगे, लोन का ईएमआई से हमारा काम चल जाएगा। अब ना तो उनको फ्लैट मिला और बैंक का लोन का चक्कर एज इट इज़ घूम रहा है उनको। 8-8 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, बेचारे लोग पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर बहुत परेशान है। रेरा आने की वजह से थोड़ा सा सुकून तो मिला है, लेकिन आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जिनको चाबी नहीं मिली उनके मकान की। वो प्रॉब्लम हम नरेटको का मैं चेयरमैन हूँ तो इसलिए बातचीत चल रही है, इसको कैसे हम सुलझाया जाए। जितने भी प्रोजेक्ट्स बाकी हैं, हमने स्वामी फंड एक खड़ा किया था सरकार के सहूलत से, उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स को हमने कुछ उसका रास्ता निकाला है, और दूसरे भी प्रोजेक्ट्स के हम बातचीत कर रहे हैं। अभी हमारा एक प्रपोजल है सरकार को कि 5 स्वामी फंड्स किया जाए, जहां अलग अलग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये जितने भी अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं बाकी के, उसको टेक ओवर करके उसका कोई मार्ग निकाले। अभी तक निकला नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ कम समय में ये करें। लेकिन आप देखें, शिकायतें जो है ना, वो 2 किस्म के हैं, रेरा आने के पहले और रेरा आने के बाद। रेरा आने के पहले जितने शिकायत हैं वो लगभग 80-85% है, और रेरा आने के बाद जितने शिकायत हैं वो 15% है, या शायद कोई कोई जगह तो 5% ही है। तो मेरे अंदाज से ये जो कल की बात आप चल रही है, और आपको पता होगा कि नोएडा और ये ग्रेटर नोएडा के जो प्रॉब्लम्स रहे हैं उसके कारण ही रेरा आया है। तो थैंक्स बोलना चाहिए उनको। थैंक्स तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि काफ़ी लोग उसमें परेशान हैं और परेशान हो गए, और अच्छे कंपनियां भी ख़त्म हो गई उस समय में। तो मेरे अंदाज से एक ही बात है कि आने वाले कल में आपको कम परेशानी होगी, पर थोड़ा धीरे से कुछ स्टडी करके आप करेंगे। रेरा आने के बाद एक फ़ायदा है कि क्योंकि जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, 70% कंपल्सरी बिल्डर को अलग अकाउंट में रखना पड़ता है। वो सिर्फ वो उस पैसे को किसी और प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते। तो अप टू 30%, क्योंकि वो लैंड कॉस्ट के ऊपर निर्भर है, तो वो यूज कर सकते हैं, बट 70% यूज नहीं कर सकते। तो और जो अच्छे बिल्डर्स हैं, नामचीन बिल्डर्स हैं, वो कभी भी इसको आगे पीछे नहीं करते। तो मेरे अंदाज से आप ऐसे लोगों से लें जो आप पता है वो ठीक नहीं है। वो बिल्डर के पास लोग खरीदने को जाते हैं, कुछ तो आप उसकी भी रिसर्च करिए, सही है कि क्या है। आप छोटी छोटी घड़ियाल आप खरीदते हैं तो वो आप ब्रांड देखते हैं, कुछ करके स्टडी करके लेते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, सोनू शर्मा को सुन लेते हैं। तो ये सब आप करने के बाद आप कुछ खरीदते हैं, पर मकान में ये नहीं करते हैं। और मेरे अंदाज से इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन फ्यूचर आपको कम शिकायतें मिलेगी। मेरा बड़ा सिंपल सा आपसे एक सवाल है कि ये जो एश्योर्ड रिटर्न वाला खेल चलता है, बहुत सारे बिल्डर लोग लगाते हैं कि आप हमारे को पैसा दीजिए, हम आपको एश्योर्ड रिटर्न ज़रूर देंगे। गलत है। तो मुझे एश्योर्ड रिटर्न समझा दीजिए आप मेरी ऑडियंस को कि एश्योर्ड रिटर्न क्या उन्हीं का पैसा उनको वापस आ रहा है, ऐसा है, या एक वो गाजर है जिसके चक्कर में बहुत सारे ग्राहक फंस जाते हैं? एश्योर्ड रिटर्न्स बेसिकली जब तक कैपिटल, वो कंपनी के पास इतनी कैपिटल है
या वो हजारों प्रोजेक्ट चलाते हैं और उनकी इन्नेट कैपेसिटी है कि वो अश्योर्ड रिटर्न्स आपको दे सके, मेरे अंदाज से ऑर्डिनरी कंपनी ये नहीं कर पाती। और मार्केट की तेजी में वो दे देंगे और मार्केट की मंदी पर वो दे नहीं पाएंगे। तो मेरे अंदाज से 90% जो ये स्कीम्स हैं वो ये उम्मीद रखते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो जैसे अभी आप देखें कोई जंग हो गया जैसे हो रहा है, या कोविड आ गया, या कोई डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी आ गई, उसके पहले हम काफ़ी दूसरे प्रॉब्लम्स आए, लीमन क्राइसिस जो थी, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आए। तो ये जो अश्योर्ड रिटर्न्स है ना वो ज़ीरो हो जाती हैं ऐसे सिचुएशंस। तो आपको ये रिस्क प्रोफाइल आपको समझ के आपको ये लेना है कि तेजी में आपको पैसे नक्की मिलेंगे और मंदी में पैसे आपको नक्की नहीं मिलेंगे। जो रिस्क प्रोफाइल आप गिनते हैं वो रिस्क प्रोफाइल लेके आप फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो कर लीजिए। तो ये एक रिस्क प्रोफाइल होता है। जैसे आप कैपिटल मार्केट्स में कैसे आप समझते हैं कि इसमें आप पैसे डालें तो हमें पैसे मिलेंगे। अश्योर्ड रिटर्न्स तेजी की रिटर्न्स है, मंदी की रिटर्न्स नहीं है। क्या बात है, मंदी में कोलैप्स होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है 100%। तो सिर्फ एश्योर्ड रिटर्न के लालच में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अनलेस वो कंपनी जैसे टाटास कोई हो, टाटास आपको अश्योर्ड रिटर्न्स देते हैं तो उनके पास अनलिमिटेड कैपिटल फ्लोज, प्रोफाइल बहुत बड़ा होना चाहिए, प्रोफाइल इतना होना चाहिए कि वो मंदी के क्राइसिस में भी आपको अश्योर्ड रिटर्न्स दे सकते हैं। अभी वैसे कंपनी हो तो अलग बात हो जाती है, क्योंकि अश्योर्ड रिटर्न तो आजकल हर दूसरी तीसरी कंपनी आपको ऐसा बांट रही है जैसे कि उनके पास अबंडेंस ऑफ मनी पड़ा है। क्योंकि हर एक को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के सरकार में तेजी ही चलने वाली है और मंदी कभी आएगी नहीं और जंग कभी होगा नहीं और प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं और रिसेशन नहीं, वो होता नहीं, वो सवाल ही नहीं है। तो अश्योर्ड रिटर्न्स, गारंटीड रिटर्न्स, गारंटीड जब है तब तक जब तेजी चल रही है, जब तक सब ठीक चल रहा है। हाँ, तेजी चल रही है उसमें आपको अश्योर्ड रिटर्न्स तो मिल जाएगा। मंदी चलेगी तो आपको अश्योर्ड रिटर्न्स की शंका है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मुंबई का मार्केट तो बहुत वास्ट मार्केट है और बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ पर 1 BHK 2 BHK भी लेना बड़ा मुश्किल काम है बहुत सारे लोगों के लिए। जो इतने बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़, उसके पीछे सेलिंग स्किल क्या होती है? मैं अपने ऑडियंस के लिए थोड़ा जानना चाहता हूँ। ऑल्दो मैं रियल एस्टेट का बहुत प्रोग्राम करता हूँ तो मैं सिखाता हूँ मैं हाउ टू सेल रियल एस्टेट, लेकिन आप जैसे दिग्गज से जानना एक अलग बात है क्योंकि आपने तो जिया है हर चीज़ को, प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखी हैं कि क्या चीज़ ऐसी बोली जाती है उसको कि वो आदमी 200 करोड़ का फ्लैट खरीद लेता है जिसमें ना छत अपनी है ना ज़मीन अपनी है। क्या बिकता क्या है? सिंपल है, या कोई लीडर वहाँ रहता है या कोई अमीर सेलिब्रिटी वहाँ रहता है। तो बॉम्बे में आप देखेंगे मलबार हिल में मुख्यमंत्री रहते हैं, अंबानी साहब रहते हैं, रुइया साहब रहते हैं, गोदरेज साहब रहते हैं। ये एरिया में कोई भी मकान हो तो उसकी एक कॉलर ऊंचे करने की, हमारे पड़ोसी अंबानी साहब हैं। बांद्रा जुहू देखिए अमिताभ बच्चन रहते हैं, बांद्रा में देखिए शाहरुख खान साहब देते हैं। ऐसे अलग अलग जो एरियाज में जो अच्छे लोग रहते हैं, जो नामचीन लोग रहते हैं, तो एरिया का नाम बन जाता और उसमें और भी जितने आसपास में फैसिलिटीज़ बने हुए हैं वो भी टॉप क्लास के होते हैं। तो वहाँ क्लब्स भी होते हैं, डाइनिंग एरियाज़ भी होते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स भी बन जाते हैं। तो ओवरऑल जो माहौल होता है वो रिच एंड फेमस का होता है। तो इसका एक हेल्प करता है कि इसको आउटस्टैंडिंग बन जाते हैं। तो जितने भी लोग आते हैं ना, अभी कोई नागपुर से आया या कोई भी फरीदाबाद से या कहाँ से भी आया, वो मुंबई आते हैं, उसने डगला पैसा बना दिया है, तो वो क्या बोलेंगे, अमिताभ बच्चन के घर के बगल में मेरा मकान है। वाह वाह वाह। तो वो फिर भाव नहीं पूछते, कॉस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इट इज अ ईगो, जो ईगो रहती है कि मैं उनके मकान के बगल में रहता हूँ या शाहरुख खान के बगल के मकान में रहता हूँ या
मुकेश अंबानी साहब के घर के बगल में रहता हूँ, तो वो एक एड्रेस बन जाता है। उसके चक्कर में भी सामान बिकता है। इसमें चक्कर नहीं रहता, ये एक ईगो है, ये यहाँ नहीं है, हर जगह। दुबई में भी ऐसे ही है। मेरे बेटे ने 23 मरीना बनाया, वो सेकंड टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर इन द वर्ल्ड है, तो उनके भी नाम चिन्ह है। लोग मुझे आके मिलते हैं, मैं 23 मरीना में रहता हूँ या बुर्ज खलीफा के सामने रहता हूँ, तो वो एक पोजीशन है। लंदन की बात करिए, आई एम स्टेइंग एट हाइट पार्क, वहाँ सेफ्टी नहीं है हाइट पार्क में आपको चलने की, आपकी ज्वेलरी भी चोरी बहुत होती चोरी है, बहुत होती चोरी है। होती है। लेकिन हाइट पार्क में जितने भी हैं, एलन मित्तल साहब रहते हैं, स्वराज पाल साहब रहते हैं, ये साहब रहते हैं, तो वहाँ पूरे विश्व के काफ़ी एमिरेट्स के जो अरब है उनके सब मकान वहाँ हैं। तो वो नामचीन जगह है, चोरी बहुत होती है, लेकिन वो नामचीन जगह इतनी है कि लोग वहाँ 100 गुना ज़्यादा पैसे देते हैं। बगल में आप लेंगे तो 1/10 1/20 के भाव में आपको मकान मिल जाए, लेकिन उस एरिया में आपको 10 गुना से ज़्यादा तो सेलिब्रिटी बिकता है, सेलिब्रिटी बिकता है, पावरफुल पीपल जो होते हैं वहाँ होता है। बकिंगहैम पैलेस के नज़दीक हमारा मकान तो है। बच्चन साहब का जो अभी ये मकान है मुंबई वाला, क्या कॉस्ट है इसका? मुझे नहीं पता, पर आइडिया थोड़ा सा। 300-400 करोड़ रुपया मिनिमम होना 300-400 करोड़ रुपया वैल्यू तो गिना जाता है ना। वो तो खरीदा था 30 साल पहले बच्चन साहब लेकिन ने। हाँ, तो टोटल एरिया कितना है वो जहाँ वो रहते हैं? नो आइडिया, एग्जैक्टली नहीं है। मैंने सोचा वो भी बहुत बढ़िया इन्वेस्टर हैं, बहुत इन्वेस्ट करते हैं। वो तो काफी इन्वेस्टमेंट कर, वो सब बॉलीवुड पूरे सब बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो आपकी नज़र में कौन सबसे अक्षय कुमार जी करते हैं, शाहरुख खान साहब करते हैं, एक्ट्रेसेस कितना करते हैं, सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करते हैं या रेजिडेंशियल्स में? दोनों में करते हैं। रेजिडेंशियल में ज़्यादा करते हैं, लेकिन कमर्शियल में भी करते हैं। तो रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करने के पीछे आरओआई रीज़न है, रेंटल इनकम? ऐसे नहीं है, रेंटल इनकम इज ओनली ट्रांजिटरी। उनकी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कैपिटल अप्रिसिएशन रहती है। ओके। लेकिन रिटर्न्स मांगते हैं, लेकिन रिटर्न्स जो हिसाब से पॉश एरिया में जाते हैं वो 3-4% से ज़्यादा कभी नहीं मिलता है रेजिडेंशियल में। कमर्शियल में 6-7% मिलता है। लेकिन ज़्यादातर वो लोग कंबाइन क्या करते हैं कि कैपिटल अप्रिसिएशन गिनते हैं तो उनको 12, 14, 16, 18% मिल जाता है, पर उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डबल पैसे भी हो जाते हैं 5 साल में। मेरे कुछ रिसोर्सेस ने मुझे बताया मुंबई के अंदर कि दो लोग हैं, एक अक्षय कुमार और एक अजय देवगन। तो जो देवगन साहब हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, और जो ये अक्षय कुमार साहब हैं ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि अक्षय कुमार जी रेजिडेंशियल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं, कि वो पेपर में भी काफ़ी आ गया है। लेकिन मुझे डिटेल उनका पता नहीं है कि वो क्या करते हैं। शायद कमर्शियल में भी करते होंगे, देवगन साहब का मुझे पता नहीं है। लेकिन पूरे जितने भी लोग मुंबई में हैं जो कैपिटल मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, इस सब सेगमेंट्स में, रियल एस्टेट में भी काफ़ी उनका इन्वेस्टमेंट्स हैं, रहता ही है। तो बेस्ट आपकी नज़र में मुंबई में कौन सा एरिया है जहां पर अभी पैसा लगा देना चाहिए, जिससे अगले 5-10 साल में थोड़ा सा लोग पैसा बना लें, कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो और सेफ्टी भी हो? आई थिंक पेरिफेरल एरियाज की ग्रोथ अभी ज़्यादा दिख रही है। जैसे नया एयरपोर्ट अभी आ रहा है, नवी मुंबई एयरपोर्ट है, तो वहाँ लगभग 12 से 16 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट है। अभी 3-4 साल के अंदर वो डबल हो जाएगा। तो आप रिकमेंड करते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को? मैं तो इन्वेस्टमेंट मांग रहा हूँ। अच्छा, आप मांग रहे हैं खुद? मैं मांग रहा हूँ कि ओपन कहना चाह रहा, मेरा तो बहुत ट्रांसपेरेंट काम चलता है। हाँ। और काफ़ी हमारा वहाँ प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, और हम समझते हैं कि वहाँ ज़्यादा तेज़ी से होगा। अटल ब्रिज बन गया है, एयरपोर्ट आ रही है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो आ रहे हैं, एलिवेटेड रोड्स आ रहे हैं, तो वहाँ मेरे अंदाज से काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है। और देवेंद्र फडणवीस साहब ने मुंबई 3.0 डिक्लेयर किया है, तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट वो मंगा रहे हैं। लगभग 5 नए यूनिवर्सिटीज़ विश्व के वहाँ आ रहे हैं, आईटी की सेंटर्स बन रहे हैं वहाँ। डेटा सेंटर, मेरे बेटे ने अभी बहुत बड़ा डेटा सेंटर वहाँ योटा का खोला है।
तो उसके हिसाब से मैं समझता हूँ ये एरिया में बढ़ोतरी जो होगी अगले 5 साल में, उसके हिसाब से भाव डबल हो जाएगा। रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? बिल्डर, ब्रोकर, कस्टमर या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। एक ही फ्लैट अगर 10 बार बिकता है तो 10 बार स्टैम्प ड्यूटी लगता है। आपको ताजुब होगी। मैं जो आप आपको आंकड़े मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि यू हैव बीन एसोसिएटेड विद सम ऑफ द गुड कुछ पॉलिसी मेकर्स के साथ आप लोग बैठते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि एक फ्लैट अगर 10 बार सेल हो रहा है तो गवर्नमेंट को 10 बार स्टैम्प ड्यूटी चाहिए। रोड तो 10 बार नहीं बन रहा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी 10 बार नहीं देने, क्यों चाहिए 10 बार स्टैम्प ड्यूटी? ये तो आपने कुछ नहीं गिना, ये तो एटलीस्ट सेल हुआ है। अभी जो रीडेवलपमेंट मैं कर रहा हूँ, बॉम्बे में कर रहा हूँ, जो भाव में मैं बेच रहा हूँ, उसमें आज फर्स्ट सेल पर गवर्नमेंट की कमाई 50% ऑफ द सेल प्राइस गवर्नमेंट लेती है। 50% ऑफ सेल प्राइस? सेल प्राइस सरकार लेती है। स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन टैक्स, लेबर सेस, एडिशनल एफएसआई चार्जेस और वगैरह 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 आप देख लीजिए। तो मुंबई में जो प्राइस में बेच रहा हूँ फ्लैट की, अभी जो रीडेवलपमेंट में आ रही है वो लगभग 100 बिल्डिंग्स बन रही है, उसका 50% कॉस्ट गवर्नमेंट सरकार कमा रही है। तो ताली बजानी चाहिए सरकार के लिए। है बहुत बिग बिजनेसमैन, बहुत बिग, सबसे बड़ा बिजनेस मुंबई में रीडेवलपमेंट में और सड़क पे खड्डे मिलेंगे, पानी भरा मिलेगा। नहीं, प्रॉब्लम दूसरा ही बात है, वो मुझे चिंता नहीं है। सबसे अमीर शहर गिना जाते हैं तो मुंबई और एनसीआर रीजन, 2 रीजन है। फिर भी हमारे 50% लोग जो मुंबई में रहते हैं वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं। तो आप ये 200 करोड़ की बातें करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ जो दर्द होता है ना, वो हमारे 50% लोग जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उसकी बात आप करिए। क्योंकि ये तो ठीक है, रंग दिखाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके लिए भी हमें ज़्यादा सोच करना है। तो बीच में कह तो रहे थे वो धारावी अडानी साहब ने ले लिया है, और नहीं, अभी देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये वस्तु फिर लिया है। पहले भी सरकार लिए थे पर इतना कुछ हुआ नहीं। अभी अडानी साहब कर रहे हैं, धारावी साहब, और बाकी के जो भी हैं उसके लिए देवेंद्र फडणवीस साहब, अपना एकनाथ शिंदे और अजित पवार साहब बैठ के कुछ इसका मार्ग निकाल रहे हैं। लेकिन देखते हैं हम कैसे करें। उनका भी टारगेट है कि 5-8 साल में ये सबको रीडेवलपमेंट कर दें। तो ये चल रहा है, लेकिन क्या है कि लोग वो 200 करोड़ का दिखता है आपको, लेकिन मुझे इसकी चिंता ज़्यादा होती है। वापस उसी पॉइंट पे लेकर आता हूँ आपको, टैक्स के ऊपर, कि 50% आप कह रहे हैं कि सेल प्राइस का सरकार ले जाती है पहले ही दिन। मैंने सर्टिफिकेट बना के दिया है। सरकार मुझे खुद पूछी कि भाई ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं, आप तो हमारे नरेटको के चेयरमैन हैं, आप तो हमारे सरकार का पार्ट है, सरकार के छोटा मोटा पार्ट टाइप्स। तो मैंने क्या किया, एक पिएटा करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो आर्किटेक्ट इंजीनियर की ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन मुंबई में है। मैंने उनसे सर्टिफिकेट लेके सरकार को दे दी कि देखिए ये कैलकुलेशन होता है। तो कोई इस पे काउंटर करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्डर इतनी बड़ा लॉबी है आपका, इतना ज़्यादा टैक्स जाता है, कि ये कौन सा सेंस है 50% ऑफ द आप सेल एक्चुअली तो कस्टमर की जेब से जा रहा है, बिल्डर की जेब से तो जा नहीं रहा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यही बात होती है ना, इन्फ्लेशन क्रिएट करने में सरकार जो ज़मीन बेचती है वो हाईएस्ट प्राइस में बेचती है, बीकेसी में वगैरह वगैरह। इंडियंस खरीद नहीं सकते, अभी जापानीज़ पूरे प्रोजेक्ट ले लिए, तो प्रॉब्लम वो नहीं रहता। तो इसकी मुझे चिंता होती नहीं है। लोग उसके ऊपर बहुत गौर करते हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर गौर नहीं करता। मैं गौर करता हूँ कि ये मिडिल लेवल का कैसे किया जाए, अपर मिडिल का कैसे किया जाए, बिकॉज वो हमारी मेजॉरिटी लोग हैं। एक ही फ्लैट के ऊपर कितनी बार स्टैम्प ड्यूटी जाना चाहिए? नहीं, फ्लैट और स्टैम्प ड्यूटी की जो मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि मेरा भी ये कंसर्न है, बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं। हम शॉर्ट पीरियड में जितने भी सेल हो ना, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। सपोज आप अब वो शॉर्ट पीरियड 10 साल है कि 5 साल है? मेरे अंदाज से 3 साल होने चाहिए। 3 साल के अंदर शॉर्ट सेल हो जाए तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी रिपीटेड नहीं होना चाहिए। उसके बाहर बिक जाए तो वो 3 साल का एक लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन वैसे ही आपको बेनिफिट मिलता है। तो वो 3 साल के बाद आप करें तो वो बराबर है।
और उसके बाद भी उसको कम मिनिमाइज कर और सकते हैं। नहीं, और 3 साल के बाद लेनी चाहिए ना। वो एक बार आप ले लीजिए, 3 साल मत लीजिए, फिर 3 साल के बाद लीजिए। सो एक यहाँ तो हर अगर महीने बाद भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको transaction दोबारा पैसा देना सो है। वो नहीं होना चाहिए। तो सरकार के कोई ऑफिशियल्स अगर जनाब की बातें आपके कान में पहुंच जाएं, कोई रील के माध्यम से, कोई यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, तो थोड़ा सा रहम करिए। जो लोग हैं जो एक ही प्रॉपर्टी में 20-20 बार स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हैं बेचारे, थोड़ा सा उन पर रहम कर लीजिए। कुछ पॉलिसी ऐसी बनाइए कि लोगों की फेवरेबल भी हो। गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। बीएमसी जो है मुंबई का, कहते हैं कि वो बहुत रिच कहानी है बीएमसी की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़क पे है वो बहुत अलग बात बोलता है। तो ये जो इतना सारा पैसा है, मैंने तो, मेरे बहुत सारे लोग मुझे मुंबई में मिलते हैं कि बीएमसी के पास इतना करोड़ का एफडी है बैंक में, उसका इंटरेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है बीएमसी को। अब मुझे पता नहीं वो करेक्ट डेटा है कि इनकरेक्ट डेटा है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो वो इतना सारा पैसा मुंबई की सड़कों पर लगता क्यों नहीं है? कल की बात है जो आप बात दोहरा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये परिवर्तन शुरुआत हो गई है, लेकिन इसको टिकाऊ रखना है, रहना चाहिए और कंटिन्यू होनी चाहिए। 3 चेंजेस आ गए हैं हमारे पास। मुंबई में 190 किलोमीटर सबअर्बन ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, हार्बर लाइन। 2 साल के अंदर हम 300 किलोमीटर मेट्रो कंप्लीट कर देंगे। हमारे पास एक नया वेस्टर्न साइड पर कोस्टल रोड आ रहा है, वो लगभग पूरा चेंज हो रहा है और अच्छे बन रही है। एक हमने क्रॉस हार्बर ब्रिज अभी कंप्लीट कर दी जो नवी मुंबई को जोड़ रहा है। 22 किलोमीटर दरिया के ऊपर हमने बनाए हैं। वो नवी मुंबई की एरिया पूरा ओपन हो रहा है, जैसे मैंने आपको अभी जिक्र की, न्यू एयरपोर्ट वगैरह है। ये चारों प्रोजेक्ट्स जो बन जाएंगे और 100% रोड्स बॉम्बे के प्रोजेक्ट में कंक्रीट रोड्स बना रहे हैं, वो 4 साल के अंदर वो पूरे कंक्रीट रोड्स बन जाएंगे। सो आपके पास कोई टार रोड रहेगा ही नहीं बॉम्बे में। ये प्रोजेक्ट प्लान में है। और 5वां जो प्लान है वो है सीवरेज रिसाइकलिंग। हम आज कच्ची गंदगी दरिया में डालते हैं, अभी शुरुआत की है कि उसको ट्रीटमेंट करके करें। हम सुझाव दिए हैं कि उसको रिसाइकिल करके फिर इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाए। तो ये 5 काम शुरुआत हो गई है। तो आपकी जो बात है वो सही है, हमने नहीं किया 65 साल से, अब ये शुरुआत किया है, इतना स्ट्रक्चर हो रहा है। चौपटपट्टी के बारे में भी सीएम साहब ने कहा, ये भी चल रही है बात। मेरे अंदाज से ये एक बात शुरुआत हो गई है। इसको ये कैसे हम कंप्लीट करेंगे और आगे इसका कैसे होगा, वो रफ्तार से होगा नहीं होगा, कैसे होगा और फोकस होगा। आज की तारीख में पैसे की कमी नहीं है। सरकार कॉरपोरेशन की बात आप करती है, सरकार की बात करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। सब प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास पैसे हैं। एयरपोर्ट के लिए है, कोस्टल रोड के लिए है, मेट्रो के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए है, सब कुछ के लिए पैसे हैं। और डबल प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे, उसके लिए भी पैसे हमारे पास कम नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आज मैं पेपर पढ़ रहा था, एक नया एलिवेटेड रोड हम जो MTHL कंप्लीट हो रहा है, वो कनेक्टिविटी टू जो हमारे बॉम्बे पूना रोड है उसके लिए एक दूसरा 11 किलोमीटर नहीं 6-7 किलोमीटर का एक नया एलिवेटेड चिल्ले से लेके एक्सप्रेसवे के ऊपर उन लोग शुरुआत कर दी है। तो जो आप पैसे की बात करती हैं ना, अभी वो नहीं है। अभी एक ही बात है, हम उसके ऊपर फोकस करें। पैसे हमारे पास हैं, हमारे देश के पास अब कोई पैसे की कमी नहीं है। एक इंटेंट होनी चाहिए और ये काम हो जाएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी जो बात है ना वो कल रह जाएगी, आगे नहीं होगी। बहुत बड़ा रियल एस्टेट मार्केट डेवलपमेंट हुआ पिछले कुछ समय के अंदर अयोध्या में, करेक्ट? और पीछे न्यूज़ भी आ रही थी कि आपके बच्चन साहब ने भी बहुत बड़ा लैंड पार्सल अयोध्या में खरीदा, शायद लोधा ने बेचा है या पता नहीं, आई डोंट नो। आपको क्या लगता है अयोध्या का जो रियल एस्टेट मार्केट है, अयोध्या मतलब राम मंदिर के नाम पे ही बूम किया है उसने, लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर वो कुछ सैचुरेट भी हुआ है, जो मेरे पास न्यूज़ है अयोध्या को लेकर। बहुत लोगों के सेंटीमेंट्स हैं अयोध्या के अंदर। तो आपका तजुर्बा क्या बोलता है अयोध्या के रियल एस्टेट के लिए? अयोध्या की रियल एस्टेट तो बढ़ेगी, उसमें तो कोई दो मत नहीं है।
जहाँ भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ऑटोमेटिक बढ़ता है। नेशनल हाईवे बन गई, नया रेलवे स्टेशन बन गया, नए एयरपोर्ट बन गए, 10 किलोमीटर घाट बन गए, पूरा मंदिर इतना सुंदर बना है। मैं गया था वहाँ प्रतिष्ठान पर, वो करामत है। ऐसे सरकार को 100 जगह करनी चाहिए और हर जगह में रिलीजियस टूरिज्म हो जाएगा, हमारा तीर्थ स्थान बन जाएंगे, लोग वो संस्कृति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, टूरिज्म बन जाएगा, देश की तरक्की होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो आप तो ज़मीनों के भाव बात करते हैं, उसमें कितना परिवर्तन आ गया है और क्या करामत बनी है। वहाँ फुटपाथ्स भी हैं, अयोध्या में फुटपाथ ऐसे कोई सोचा था? गलियां नहीं थी पूरी, और वहाँ आप फुटपाथ पर भी वॉक कर सकते हैं। मैं खुद वॉक किया है। हार गई लेकिन बीजेपी चुनाव। देखिए, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और नहीं बनना चाहता हूँ। मतलब क्या रीज़न रहा इतना डेवलपमेंट करने के बाद भी लोकल इलेक्शन हार गए? उम्मीद। मैं आपके लिए, मैं आपको प्रॉमिस करूँ, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन आपको उम्मीद है कि मुझे 2 करोड़ रुपये चाहिए। अच्छा, तो मैं क्या करूं? ओवर एक्सपेक्टेशंस। ओवर एक्सपेक्टेशन। आप लोगों को एक्सपेक्टेशंस ऐसे दिला दिए कि हम आपको 5 करोड़ दिलाएंगे, और आपने दिलाया 1 करोड़। वो 1 करोड़ भी फैंटास्टिक, बहुत कुछ है, लेकिन आप उनको प्रॉमिस कर दें। मैं किसी को प्रॉमिस कर दूं दिस वाज द रीजन कि मैं 5 करोड़ आपको दूंगा, पर एक्चुअली मैं देखता हूं कि वो उसका वर्थ 1 ही करोड़ है, इसलिए 1 ही करोड़ दिया। वो तो मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं लोगों को कहता हूं, अरे मैंने उनको 1 करोड़ रुपया दिया, वो नाराज क्यों हो गए? लेकिन उसकी अपेक्षा 5 करोड़ है। तो लोगों की अपेक्षा आप बढ़ा देंगे इतनी ज्यादा, तो वो अपेक्षा के कारण नाराजगी होती है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, और मैं नहीं समझता ये इलेक्शन विलेक्शन का मुझे कोई अंदाज नहीं, और नहीं अंदाज करना कि मैं चाहता हूँ। और मैं मेरे यूजुअली पॉलिटिकल स्टेटमेंट में करता हूँ कि कौन जीतेगा, तो वो सही नहीं होता हर जगह। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने कुछ गलत बात कही हो इसके ऊपर। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि ये सिर्फ अपेक्षा की बात है, और एक अपेक्षा आप इतनी बनाते रहे तो उसमें एक खोट आता है, और कुछ। सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिस्टर मुकेश अंबानी? ही इज़ अ फैंटास्टिक इन्वेस्टर, ही इज़ अ फैंटास्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट। आप कभी मुलाकात हुआ आपका? आई एम वेरी क्लोज टू हिम। Okay. ही इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन। आई रिस्पेक्ट हिम ट्रिमेंडसली। और इन्होंने जो क्रांति की है रियल एस्टेट, और उनके पिताजी जो स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरा जो किया और लोगों को कमाई करके उस ज़माने में करा दिया एक स्टॉक मार्केट पर, मैं समझता हूँ कि ये लोग का एक देर कंट्रीब्यूशन हमारे देश में जो है वो सेकंड टू नन है। और उन्होंने विश्व में इन्वेस्टमेंट नहीं की, उनकी कैपेसिटी थी कि वो अमेरिका में भी कर सकते थे, और उनका मेन घर अमेरिका कर सकते थे या दुबई रह सकते थे और यहाँ काम चला है। लेकिन नहीं, वो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज़ डाले और नए नए इंडस्ट्रीज़ डाले, नई नई चीज़ें किए। तो मेरे अंदाज से ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, जो आपको ऐसे लोग मिलते ही नहीं, ऐसे गिना जाए तो। लेकिन अभी बहुत एक बड़ा विंग है जो उनके, जब ये भी शादी हुआ लास्ट उनके बेटे का ना, हाँ बेटे का, तो वो जो चला 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तो बहुत बड़ा विंग है जो उसके भी अगेंस्ट होता है कि यार ये इतना तामझाम करने का क्या ज़रूरत है। वही फ्रांस में करते या लंदन में करते हैं या वेनिस में करते, तो वो 5 गुना ज़्यादा खर्चा करते, और जो यहाँ खर्चा किया वो हिंदुस्तान में किया। इसके लिए हम आभारी हैं। लोग बोलते हैं 5,000 करोड़ खर्चा किया, मुझे पता नहीं, आपने कोई हिसाब तो किया नहीं, लेकिन उन्होंने यहाँ किया ना, तो लोगों को जो कमाई हुई वो यहाँ हुई। उसमें ना एक क्वेश्चन ऐड और हो जाता है कि जब इतना तामझाम होता है तो बाकी के जो लोग होते हैं ना, उनका भी मन करता है ऐसा ही शादी कर लेने का। क्यों नहीं? जिसके पास पैसे हैं वो करते हैं। जिसके पास नहीं होता ना, फिर वो कर्ज लेके करना शुरू कर देता है, बीइंग अ देखा देखी टाइप की। यार वो लड़की देखती है कि यार मैं भी ऐसा लहंगा पहन लूं जैसा उसने पहना है, मैं भी किसी सिंगर को बुला लूं, और वो पिताजी के पास तो बेचारे के पास पैसे हैं नहीं, तो पिताजी को पंप करती है कि पापा मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। नहीं, वो तो आप बॉलीवुड की फिल्म देख के भी कर सकते हैं।
मुकेश अंबानी साहब को आप वो नहीं बात करिए। तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको? नहीं नहीं, मैं तो प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि वो गलत बात ठीक, है। ठीक। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मुझे बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं कोई है। 2-3 क्वालिटीज आपको जो उनकी बहुत अच्छी लगती हो? Willingness to invest into line which is nobody had seen. Backward integration जो टेक्सटाइल से, एक ज़माना था 40 साल पहले जो रिलायंस ओनली विमल गिना जाता विमल, ओनली विमल टेक्सटाइल, उसका बैकवर्ड करके इंटीग्रेशन कर दे राइट इनटू पेट्रोकेमिकल्स, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करिए और फिर पेट्रोलियम किए और फिर रिफाइनरी कर दें, और पूरे देश में सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में कर दी है, इंडस्ट्रीज़ कर दिए। तो वो जब जो फैक्ट्रीज इनोवेशन और जो आप कर रहे हैं आज के तारीख में, देखिए मैं गया था 20 साल पहले की बात है, जब मोबाइल फ़ोन पहले आए, पता नहीं कौन सा साल है, उस समय में मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट थी 15 रुपया पर मिनट इनकमिंग, 15 रुपया, 15.5 रुपया मिनट आउटगोइंग और ज़्यादा थी। उन्होंने, उनके पिताजी ने कहा, धीरूभाई अंबानी ने कहा, आई विल मेक फ़ोन कॉल्स, मोबाइल कॉल्स लेस देन अ पोस्ट कार्ड। और उस जमाने में पोस्ट कार्ड का भाव था 1 रुपया। आवर मोबाइल एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड पर जीबी डेटा के हिसाब से, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पीपल लाइक मिस्टर मुकेश अंबानी। बहुत बड़ा हाथ है उनका, कोई दो राय नहीं। बड़ी बात है। और मेरे अंदाज से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हिंदुस्तान में फोकस करके रहते हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और रिस्क लेते हैं और सक्सेसफुल हुए हैं, और बहुत लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सक्सेस नहीं कर पाते अलग अलग लाइन में। रिटेल भी कर रहे हैं तो सक्सेस कर रहे हैं, टेलीकॉम किया तो वो कंसल्ट कर रहे हैं, रिफाइनिंग में है, अभी आईपीएल में आ गए, हमें आईपीएल में 400+ ब्रांड्स का इंटीग्रेशन हुआ है इस बार आईपीएल, 400+ ब्रांड्स। दिस इज यूनिक मास्टर क्लास बोलते हैं। दे आर अ गिफ्ट टू इंडिया एज अ फैमिली। हमारे और सो मच ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वी नीड 10,000 मुकेश अंबानी। एक फ्लैट अगर 10 बार सेल हो रहा है तो गवर्नमेंट को 10 बार स्टैंप ड्यूटी चाहिए। रोड तो 10 बार नहीं बन रहा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी 10 बार नहीं देने, क्यों चाहिए 10 बार स्टैंप ड्यूटी? जो आज 6.2% जीडीपी ग्रोथ है, 2 साल के अंदर ये 8% से ऊपर हो जाएगा। क्या बात है। या और उसका रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी द रीजन फॉर 2% इंक्रीज इन जीडीपी। आर यू श्योर? यस, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यस, एंड 6 to 8%, एटलीस्ट 8%। मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 8%। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी उस तारीख में। रियल एस्टेट विच इज नाउ 7% ऑफ जीडीपी विल बिकम 15% ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड इफ नॉट 18। अब मैं फिर आपको एक यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपसे जब मैं बात कर रहा था 200 करोड़ फ्लैट की, तो आप स्लम पर आ गए थे। अब मैं बात करता हूँ जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होता है तो इतना ज़्यादा भुखमरी हमारे देश में है, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मैं क्या करूँ? 8% जीडीपी का जब लोग आज भी एक रात का खाना नहीं खा पाते, तो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। जब एक आम आदमी को आप बताते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, वर्ल्ड की 2nd 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, लेकिन वो देखता है मेरे हालात तो वैसे के वैसे ही हैं। आप गूगल पर चाहिए, गरीबी जो 10 साल पहले थी और आज कितनी है, कितना कम हुआ है। आप मुंबई में आते हैं ना, हमारे हर ट्रैफिक लाइट पर 5 लोग भीख मांगते थे, आज आपको एक भी नहीं मिलेगा पूरे मुंबई में। 12 साल पहले। आज मुझे नौकर चाहिए, स्किल्ड नौकर चाहिए, हिंदुस्तान में नहीं मिलता। मेरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 20 लाख स्किल्ड वर्कर्स शॉर्टेज है। लार्सन एंड टूब्रो जो सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट कंपनी है देश में, उनके सीईओ ने 2 महीने ऐलान किया कि हमारे पास 25,000 स्किल्ड वर्कर शॉर्टेज है। मेरी कंपनी में 500 स्किल्ड वर्कर शॉर्ट है। और क्या, कौन से स्किल? सुथार, फिटर, पेंटर, मेसन, बारबेंडर, और उनको
जो अनस्किल्ड है और स्किल्ड में पगार 4 गुना ज़्यादा मिलते हैं। इसको 150 मिलेगा तो उसको 600 मिलते हैं, और नहीं है। ये परिवर्तन देश में आया है पिछले कुछ सालों में, 10 साल के अंदर। आज की तारीख में हमें अनस्किल्ड को स्किल कर देना तो हमारे देश का 1% जीडीपी सिर्फ इसी से बढ़ जाएगा। सिर्फ इसी से बढ़ सकता है। और हमारे जो काम बनेगी वो सुरक्षित, टिकाऊ, सेफ बन जाएगी। ये हमारा गैप ज़्यादा वहाँ है, पैसों की गैप नहीं है, स्किल्ड वर्कर्स की गैप है हमारे देश में। मैं एक सेकंड आपको फिर पीछे लेके चलता हूँ अंबानी साहब के पास। क्या गलती हो गई अनिल साहब से? मैं जानना ही चाह रहा हूँ, ऑडियंस को ये समझ में आना चाहिए कि जब दोनों पार्ट हुए तो इक्वल पार्ट हुए होंगे। बहुत बड़ा क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे ये डिबेट चलती है बहुत सारे लोगों के बीच में कि अनिल अंबानी उस लेगेसी को नहीं संभाल पाए जो धीरू भाई अंबानी की थी। कहते थे कि धीरू भाई अंबानी इतना पैसा छोड़ गए हैं कि 7 पुश्तों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ सालों के बाद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में एक ज़मीन और आसमान का गैप वो पब्लिक को दिखाई दिया। कुछ कैसा गलती हुआ, कुछ ब्लंडर हुआ, कुछ टेक्निकल एरर हुए, कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक हुई, कुछ तो हुआ। वो शायद सोनू शर्मा ज़्यादा बोल सकेंगे मेरे से ज़्यादा। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ। आप अभी हमारे से जो बात कर रहे थे कि ऑफ कैमरा जो आपने बात की मुझे, आपने क्या कहा कि बिजनेस में या कोई भी लाइफ में गिरावट आ सकती है, लेकिन वो गिरावट हमेशा नहीं रहती। आपको टिकाऊ रह के उसको वापस बनाना चाहिए। तो उनको गिरावट आई है, इनको नहीं आई। अभी कह रहे हैं बेटे ने उनको टेक ओवर किया है और वापस रिवाइव हो रही हैं चीज़ें। वो मुझे नहीं पता, पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो आप हमारे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि कोई भी बिजनेस में किसी भी वक्त एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, इंटरनल सर्कमस्टेंसेस, लाइंस, कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। और ये चेंजेस के कारण क्या हौसला होता है अपने खुद पर, वो हम नहीं बता सकते। तो इसलिए कोई भी बिजनेस हिंदुस्तान में हो या विश्व में है, फेलियर्स ऑटोमेटिकली होते हैं। इसलिए तो NCLT बनाया हुआ है। इसलिए तो हर एक देश में फेलियर्स के ऊपर कोई रास्ता निकालता है। अमेरिका में चैप्टर 10 ऐसे कुछ है, तो वहाँ जितने भी फेलियर होते हैं तो उसका सुलझाने का कोई रास्ता होता है। तो ऐसे कंपनियाँ, प्रोजेक्ट्स, ये सब फेलियर होते हैं। आपकी लाइफ का कोई ऐसा डाउनफॉल कभी आया हो लाइफ के अंदर और आपने उसको कैसे बाउंस बैक किया हो? मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अच्छे टाइम्स के अंदर तो सब लोग ग्रो करते हैं, उसमें कोई महान तैराक नहीं है। असली तैराक वो है जो एडवर्स कंडीशन में बाउंस बैक कर जाए। तो आपकी इतनी बड़ी एक जर्नी रही है, आपने इतना कुछ अचीव किया है लाइफ के अंदर, आप बहुत अच्छे लीडर भी हैं। तो कुछ ऐसा ऑडियंस को बता पाएँ कि जब हार्ड टाइम आता है, सबके साथ आता है, आपके साथ भी आया होगा लाइफ में, तो ऐसा वो कौन सा टाइम था जिसमें आपको भी दर्द हुआ किसी भी तरीके से, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, पर्सनल, और बाउंस बैक कैसे किया? 40 साल में 40 बार तो हुआ है। सेटबैक्स तो आते हैं, गिरावट आते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते ही हैं। फैमिली लॉस होता है, भाई गुजर जाने की बात होती है। पिताजी तो 96 में गुजर गए, फिर भी मुझे एक हौसला लगा। लेकिन एक ही था कि मुझे एक ही देखना था कि ईश्वर ने तब तक भी मुझे बहुत कुछ दे दिया है। पहले भी गिरा तो मैंने बोला कि 5 साल पहले जो मैं था उससे तो मैं बेहतरीन हूँ, लेकिन आज मैं गिरा हूँ और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम ये फिर ऊपर आ जाएंगे। पर्सनल ज़्यादा फीलिंग कहाँ होते हैं कि जहाँ हमारे खुद के लोग या नज़दीक के लोग हमको कोई तकलीफ़ देते हैं, वो मुझसे सहन नहीं जाता। लेकिन बाहर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, मुझे इतनी तकलीफ नहीं देती। घर की एजुकेशन, सपोज जैसे आपने कहा डिमोनेटाइजेशन का मसला हो या कोई कानूनी तौर पर हो या मार्केट की गिरावट हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम आते हैं, आउटसाइड प्रॉब्लम्स इम्पैक्ट नहीं करते। आउटसाइड प्रॉब्लम मुझे
दिमागी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब कोई नज़दीक के कोई भी फैमिली मेम्बर्स का कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो मुझे सहन नहीं होता। ये मेरी वीकनेस है। कोई ऐसा इंसिडेंट? हर एक की भी बहुत से प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स को सहन नहीं कर पाते। तो बाउंस बैक कैसे करते हैं? वो बाउंस बैक क्या है कि एक ईश्वर के ऊपर भरोसा रहता है उस ज़माने में, और वो प्रार्थना ही करना पड़ता है कि हम उसको कैसे हम मुलाकात करते हैं। कभी कभी कोई मेंटर्स रहते हैं जिससे आप सलाहकार कर सकते हैं, उनसे जाके बातें कर सकते हैं, उनको मिल सकते हैं, उनसे हौसला ले सकते हैं, लेकिन उस समय अपनी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। जो बिजनेस की सिचुएशंस है ना, वो मैं हमेशा मुझे इजी लग रहा है फेस करने का, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गए, दिक्कत हो गई, लेट डाउन भी किया, इंस्टीट्यूशन कमिट किया था कि पैसे देंगे और नहीं दिए, 3-4-6-5 महीने के बाद उसका ऑल्टरनेटिव मैं निकाल दिया। और मुझे उस समय पता नहीं दिमाग में ये कॉन्फिडेंस था कि एक दिन मैं इसको भी सुलझा दूंगा, एक अंदरूनी कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन जिस दिन हम वो कॉन्फिडेंस हमारा टूट जाए हमारे खुद पर, तो वो हौसला काम करने, दिस इज आई एम सेइंग फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव साइड। गॉट इट। So whether it is me or it is any other person who has made a business loss or a business difficulty, he has to keep working. गिर गया, उठ के स्टार्ट करो। ये नहीं चल रहा है, ये लाइन नहीं चल रहा है, दूसरा लाइन करना है। ये चेंजेस आ गए, कुछ नहीं करना है। मेरे अंदाज से छोड़ो आप 5 साल, अगले 5 साल में 20 लाख लोगों की नौकरी चले जाएगी। नेक्स्ट 5 years? ये 5 साल में जिसकी नौकरी आज पक्की है, स्किल्ड, कंस्ट्रक्शन स्किल में तो उल्टा कमी है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी में है, जो कोडिंग करते हैं, अबाउट AI, जो AI में परिवर्तन आ रहा है, वो अगले 3-5 साल के अंदर जो चेंजेस आएंगे, 20 लाख लोग बेकार बन जाएंगे ऐसे 1 सेकंड में। और उनको स्किलिंग एंड रीस्किलिंग करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास वैसे ही क्वालिफिकेशन है, लेकिन उनको स्किलिंग चेंज करके नए स्किलिंग देने पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत आज के तारीख में बहुत सही तरह से काम करते हैं, पैसे मिलते हैं, कमाई मिलते हैं, ग्रोथ हो रहा है, प्रमोशंस मिल रहे हैं, आगे काम कर रहा है, बिजनेस आ रहे हैं, और वो लोग रोज काम पर जाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, कंफर्टेबल लाइफ, वेरी कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल। लेकिन तो ऐसे जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि कोई 10,000 लोग बेकार हो जाएंगे, 20 लाख 20 लाख हो जाएंगे। और ये सिर्फ आईटी में नहीं, आईटी के यूज के कारण हम इम्पैक्ट उसका सब जगह, उसका काम पर रियल एस्टेट में होगा, उसके कॉम्पैक्ट होगा, बॉलीवुड पर होगा, उसके ऊपर कम्युनिकेशंस के ऊपर होगा, जैसे हमारे कॉल्स आज लेते हैं, दिस विल ऑल बिकम ऑटोमेटिक। सो अभी हो गया है, नहीं पर ये तो अभी शुरुआत हुई है, इसका तो बहुत, ये तो बहुत प्राइमरी स्कूल जैसे हुआ है, इसका तो अभी परिवर्तन जो आएगा वो आप देख नहीं पाएंगे। सो आई थिंक पर्सनली कि जब ये ऐसे परिवर्तन आते हैं ना, तो बहुत बड़े संख्या में लोगों को परेशान करते हैं, और वो बहुत कैसे सरकार को उसको फॉलो किया जाए वो इंडिविजुअल नहीं कर पाएंगे, लोगों को ये दिखाना पड़ेगा, मार्ग दिखाना पड़ेंगे, इंडस्ट्री को दिखाना पड़ेगा। क्या करना होगा उन 20 लाख लोगों को? रीस्किलिंग, लाइक हाउ टू यूज AI इफेक्टिवली। सिर्फ कोडिंग करके नहीं चलेगा, AI विल डू ऑल द कोडिंग, देयर विल बी नो कोडर्स रिक्वायर्ड, AI विल डू 90% ऑफ द कोडर्स। In construction line as well? In construction line, everything will change. In the next 5 years? Project management will change, financial planning will change, design buildings will change, everything will change. So it's become a extremely अलग लेवल का ट्रांजिशन।
वो जैसे पहले कंप्यूटर्स नहीं थे और कंप्यूटर्स आ गए, वो बैंकिंग में बोलते थे कि इतने लोग बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन बैंकिंग कितना बढ़ गया। और बैंकिंग सेक्टर को इन द लास्ट 20 इयर्स वी हैव सीन 10-15%, 20% ग्रोथ कंपाउंडेड पर ईयर। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा सर कि कोई एक लड़का जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या एमबीए कर रहा है, पीजीडीएम कर रहा है, कोई भी कोर्स कर रहा है, वो रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहता है। मैं रियल एस्टेट पे वापस लेकर आना चाहता हूँ आपको तो रियल एस्टेट में करियर बनाने के लिए उसको पहले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सो दैट वो अपना करियर आज के 10 साल, 15 साल के बाद एक अच्छा ब्राइट करियर रियल एस्टेट में देख सके? मैं ऑफलाइन की बात करूं फिर? हाँ हाँ, प्लीज़ प्लीज़। सोनू शर्मा ने मुझे बताया। ऑफलाइन की, हाँ प्लीज़ प्लीज़। ग्राउंड वर्क पहले करना चाहिए, डोमेन नॉलेज पहले सीखना चाहिए। रियल एस्टेट में कोई कंपनी में काम करने चाहिए, रियल एस्टेट की मार्केटिंग कंपनी में काम करनी चाहिए, रियल एस्टेट की टेक्निकल कंपनी में काम करना चाहिए, बिल्डिंग कंपनी में काम करने चाहिए, वहाँ सीखना चाहिए। मार्केटिंग, रियल एस्टेट की मार्केटिंग आप कैसे करें, मार्केटिंग नहीं सीखना, रियल एस्टेट मार्केटिंग कैसे स्पेसिफिक हम क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और जिस दिन आप एक बात सीख लिए तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग। कस्टमर को सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है वो आप एक बार स्टडी कर लिया ना, तो फिर आप एआई के साथ काम करेंगे, कंप्यूटर के साथ काम करेंगे, या खुद जाके बात करेंगे, या कोई भी माध्यम से आप काम करेंगे, या वीसी के ऊपर आप फ्लैट सेल करेंगे, लेकिन आपका दिमाग, दिल यही होना चाहिए कि कस्टमर को क्या चाहिए और उनको हम क्या दे के सेटिस्फैक्शन करेंगे। मैं आपको मेरा सक्सेस बताऊं? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं एक ही काम किया है 40 साल से, कि जो मकान मैं बनाता हूँ ना, वो ऐसे होना चाहिए कि मैं जाके वहाँ रह सकूँ, मैं रह सकूँ तो मैं खुश रहूँ, खुद बाय भी कर सकूँ। तो कोई भी फ्लैट लीकेज नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्लैट में ऐसे नहीं होना चाहिए। वहाँ मार्बल नहीं हो वो चले, उसमें बड़ी अम्यूनिटीज़ नहीं हो तो चले, लेकिन वो टिकाऊ बेसिक अम्यूनिटीज़ होनी ही चाहिए। हम स्कूल बनाए तो मेरे स्कूल कैंपियन साउथ बॉम्बे में बेस्ट स्कूल गिना जाता था उस जमाने में। जो मैंने स्कूल बनाया वो स्कूल से ज़्यादा बेहतरीन बना। वो मिडिल क्लास एरिया भी नहीं थी, लोअर मिडिल क्लास थी, फिर भी मैंने बनाया। तो मैंने हॉस्पिटल बनाया, मेरे पिताजी बेस्ट हॉस्पिटल्स इन बॉम्बे में जाते थे, जस्ट लोग बॉम्बे हॉस्पिटल, ब्रिज कैंडी, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं। मैंने जो हॉस्पिटल बनाए, ये तीनों हॉस्पिटल से बेहतरीन हॉस्पिटल मैंने बनाया उस जमाने में, मुंबई में 21 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जिस दिन आप कस्टमर सेंट्रिक सोचें और आप दिल ये रखें कि मैं जो बेच रहा हूँ ना, मैं खरीदार हूँ, तो मैं कैसे आपकी बात समझूं और क्या आप हकीकत बोल रहे हैं, क्या ट्रस्ट एंड फेथ से काम करना है। जिस दिन वो बात हो जाएगी ना, तो आप टाटा जैसे बन जाएंगे। क्या बात है, इट इज ट्रस्ट एंड फेथ। कस्टमर की तरह सोचना शुरू कर दें, बस दैट्स इट। टाटाज ने वो क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलरी कंपनी, क्या नाम है, तनिष्क स्टार्ट की। उनकी बिजनेस 100% ग्रोथ हुई पहले 10 साल में। ज़ूडियो देखो, और अभी कर रहे हैं। क्यों हुआ? लोग जानते हैं कि उनसे हम खरीदेंगे तो वो 18 कैरेट का 18 कैरेट से कम 17.9 नहीं होगी, वो गारंटी देती। इतना ट्रस्ट एंड फेथ उसके ऊपर हो, इसलिए वो ग्रोथ हो गया। हीरानंदानी से आप लेते हैं तो आपको ये ट्रस्ट एंड फेथ होनी चाहिए कि वो कुछ कम नहीं देते। ओवर डिलीवर भूल होता है, नहीं भूल मुझसे भी होता है। ह्यूमन, मैंने वी आर ह्यूमन, 25,000 घर बनाए तो कहना, हाँ, वी आर ह्यूमन, आई हैव डन मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन इंटेंट कभी भी नहीं होना चाहिए कि दैट यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर गुड वर्क। द डे यू डोंट इंटेंट, वेदर यू कम टू माई स्कूल, वेदर यू कम टू माई हॉस्पिटल, कभी भी डॉक्टर्स कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज रॉन्ग फॉर द पेशेंट। आई विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन। You cannot misguide a patient. So which area? You cannot. Any area. All. We do multiple. All. Right from birth to
everything, ICUs, whatnot, transplants, we do all that, stroke patients, everything we do. We do a lot of work. Diabetes, extensive work, Parkinson. We are now part of Tata Parkinson Trust, रतन टाटा के साथ हमारे जुड़े हुए हैं. तो ये बात जो है थी, तो ये we will do everything which will bring trust and faith in this. So the answer is only that. Excellent. If you do that, you can never fail in the long run. Short run में गिर सकते हैं, कम मिल सकता है, कोई आगे निकल सकता है, नुकसान भी हो जाएगा, धंधा है, कभी नुकसान भी होता है, कभी गिर जाते हैं, गिरावट होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होती है, नए लोग आते हैं, नई तरीके से काम करते हैं, आपसे आगे चले जाते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ. तो आप मुंबई में रहते हैं, मूवीज देखते हैं आप? बहुत कम. बहुत कम? मतलब शौक नहीं है या टाइम नहीं मिलता? शायद कम शौक है, लेकिन मैं देखता हूँ, लेकिन कम देखता हूँ. लास्ट कौन सा देखा? रिसेंटली आप याद नहीं है. मतलब बहुत कम. बहुत कम. मोर फोकस ऑन वर्क एंड ऑल. I run 14 colleges in Bombay. I run 6 schools. 14 colleges. हे भगवान. I run 6 colleges. 6 schools. I 6 run a schools. skill development center for the poor. I run a So university. do you need any reformation in the curriculum which we are teaching our students right now? We are changing about 30 to 50% of our curriculum this year across all our colleges. Because I feel कि मैं जब उन लोगों से बात करूं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस गवर्नमेंट को भी और पॉलिसीज़ को भी, कि करिकुलम नीड टू बी चेंज. No, curriculum has to be revolutionized. Yes, not 360 डिग्री. 360 degree. I am with you. सोनू जी, आई थिंक आप जो बोल रहे हैं वो एकदम 100% सही मैं है. जो राइटर की बुक 12th में पढ़ता था, मेरी बेटी भी उसी राइटर की बुक अब 12th में पढ़ रही है. सेम क्वेश्चंस विद सेम एग्जांपल्स विद सेम आंसर्स. 12 साल, मतलब मेरे को 12th की, आई डिड माई 12th इन 1995 और अभी 2025, 30 साल पहले. तो 30 साल पहले भी वही सब कुछ सेम चल रहा है. नहीं, इसलिए हमारे जूने ज़माने में जो हमारे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जहाँ लीडरशिप होती थी ना बिहार में, तो हम टीचर को गुरु मानते थे. ये रिस्पेक्ट वैसे नहीं थी. गुरु यूज्ड टू मेक अ पर्सन. आज आप सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन देते हैं और इंफॉर्मेशन गूगल पर भी मिल जाता है. उससे ज़्यादा है. इसलिए आज के तारीख में जो टीचिंग चल रही है उसको परिवर्तन इसलिए करना है क्योंकि आपको नए स्किल सेट्स दिखाने हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको मिले और आप उसको रिपीट करें. वो ज़माना चले गया. कोई बच्चा अभी सुनने को तैयार नहीं है और सुनेगा भी नहीं. तो इसलिए जब तक ये पेडागॉजीज, टीचिंग लर्निंग की चेंजेस नहीं होते हैं, मुझे डर दूसरी बात है कि लोग टीचर के ऊपर रिस्पेक्ट उतर जाएगा, वो मुझे भय है. एक ज़माना था जब टीचर गुरु थे और आज की तारीख में हम बोलेंगे टीचर क्या समझता है, हमें तो इंटरनेट पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. ये हालत हो रही है. तो इसलिए जो आप बोल रहे हैं साहब कि टीचिंग लर्निंग में चेंजेस आ रहे हैं, करिकुलम में चेंजेस आने हैं, स्किल सेट्स में चेंजेस आने हैं और लाइफ लॉन्ग स्किल्स जो आप बात करते हैं और आप सिखाते भी हैं, वो का महत्व और भी ज़्यादा होने वाला है. तो इसलिए रियलिटी ऑफ द ग्राउंड यू हैव टू चेंज. एंड सेकेंड, जो ग्राउंड लेवल पर हमारे देश में एक दूसरी खामी है, बहुत बड़ी खामी है, कि हम जो लोग हाथ से काम करते हैं ना उसको रिस्पेक्ट नहीं करते. तो हम प्लम्बर को रिस्पेक्ट नहीं करते, खेती का जो काम करते हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, ऑटोमोबाइल जो रिपेयर करते हैं उसको हम नहीं करते. तो इसलिए ये परिवर्तन भी लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की तारीख में वहाँ हमें स्किल सेट्स की शॉर्टेज है. हमारे पास वो बीकॉम, बीएससी और उसकी शॉर्टेज नहीं है. अच्छा. हाँ, सीए की शॉर्टेज नहीं है, एमबीए की शॉर्टेज नहीं है, इंजीनियर्स की भी शॉर्टेज नहीं है. नहीं, इंजीनियर तो ऐसे होलसेल में तो निकल. स्किल नो, इसलिए नहीं, उनकी भी जो टीचिंग लर्निंग है उसमें चेंजेस की ज़रूरत है. लेकिन स्किल सेट्स इस क्षेत्र में जो चेंजेस करने की आवश्यकता है वो बहुत ज़बरदस्त है.
बहुत बड़ी एक, मैं क्या बोलूँ आपको, 65 इयर्स का बैकलॉग है। और ये परिवर्तन करने से मेरे अंदाज से 5 साल 10 साल के अंदर हमारे अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन यू हैव टू रिस्पेक्ट फिजिकल वर्क ऑल्सो, फिजिकल स्किल सेट्स ऑल्सो मस्ट बी रिस्पेक्टेड इन इंडिया। मेरे अंदाज से हम स्किलिंग कर लें तो अगले 5 साल 10 साल के अंदर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो हो जाएगी। और जितने भी सरप्लस एग्रीकल्चर सेक्टर में, आपको पता ही तो होगा कि हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो जो 6 लोगों से काम होता है आज 18 लोग काम करते हैं। तो ये सब शिफ्ट हो जाएंगे बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा लोग आएंगे। तो ये हो गया तो आप समझिए कि हमारी, जैसे मैंने कहा कि आपको 6.2-6.5% जीडीपी से 8.5% तो मिनिमम होगा, प्लस आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, और जो पॉवर्टी आज इंडिया में है वो हम एकदम निकाल देंगे। सर बहुत बड़ा नेशनल लॉस हुआ अभी एयर इंडिया का, और टाटा का रेपुटेशन भी स्टेक पे लगा, इतना साल का लेगेसी था, मतलब समझ किसी को भी नहीं आया। अब आखिरी में तो सब लीपा पोती करेंगे ही करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक टाटाज आर द ओनली पर्सन्स हु विल बी एबल टू फिक्स इट। जो भी प्रॉब्लम है हमें स्टडी के हिसाब से माध्यम से हमको करना है। उन्होंने 500 करोड़ रुपया कहा है कि जितने भी लोग को कोई भी खामी हुई है तो उनको, नोएल टाटा ने स्टेटमेंट कल ही निकाले कि वो 500 करोड़ तक उन लोग को सबको रिहैबिलिटेशन फैमिलीज़ को करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी कीमत वो चुका रहे हैं ये लॉस के कारण, लेकिन एक भरोसा वो लेके आएंगे वापस। अल्टीमेटली मैं समझता हूँ स्टडी के लिए मुझे वो ब्रांड के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट है, और मैं समझता हूँ कि चंद्रा साहब जो उनके सीईओ हैं वो अभी उन्होंने कल परसों में चेंज भी किया है शायद, वो चेयरमैन साहब है। और मेरे अंदाज से उनका जो फोकस रहा है पूरा ग्रुप में, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा इसको, ये ट्रस्ट फैक्टर को वापस लेके आने। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ नेग्लिजेंस भी हुआ होगा? मैं नहीं बोल सकता, जब तक जांच नहीं, मैं ये इसलिए आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि जो सेम फ्लाइट जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ है वो दिल्ली से अहमदाबाद गया था उससे थोड़ी देर पहले, और वो आई थिंक लंदन से दिल्ली आया था पहले, देन वही सेम फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद हुआ था, और अहमदाबाद से दोबारा उसको लंदन जाना था। जो फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद गई थी सेम बोइंग, उसी के अंदर एसी इज़ नॉट वर्किंग, जो सीट था रिक्लाइन नहीं हो रहा था, जो अंदर का टीवी नेटवर्क था वो नहीं चल रहा था। और ये बात किसने बताया? जो पैसेंजर दिल्ली से अहमदाबाद ट्रेवल किया था, उसने वीडियो शूट किया और उसने बताया सी दिस इज़ एयर इंडिया, एसी इज़ नॉट वर्किंग, सीट इज़ नॉट रिक्लाइनिंग, और द मीडिया जो अंदर टीवी चलता है नॉट वर्किंग एट ऑल। ये सब कंसर्न ऑलरेडी थे उसी बोइंग के अंदर टेक ऑफ होने से पहले जो फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद गई थी। आई थिंक रिपोर्ट विल गिव अस ऑल। अब कहने को तो ये बात है कि इसका हो सकता है इंजन फेलियर से कोई लेना देना ना हो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन नहीं, ये जो हौसला हुआ है ना वो तो हर एक को दुखा है। और एयर इंडिया जैसे और टाटा ग्रुप के जैसे हम समझते हैं कि कभी ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये ह्यूमन फेलियर है, रिपोर्टिंग फेलियर है, इसकी स्टडी फेलियर है, टेक्निकल फेलियर है। पूरा बोइंग भी कर रहे हैं, हमारे देश के डीजीसीए भी कर रही है, वो भी जांच कर रही है, सरकार भी कर रही है। ये रिपोर्ट आने पर हमको पता पड़ेगा कि रियली क्या प्लॉट है और उनको क्या करना है। दूसरी बात है कि जो लास्ट 15 साल में जो एयर इंडिया है वो एयरक्राफ्ट नए नहीं लिए, पुराने चल रहे हैं, तो ये सब पुराने चल रहे हैं। ऑफ कोर्स ये एयरक्राफ्ट फिर भी कंपैरेटिवली नया गिना जाए तो मेरे अंदाज से वो लगभग 1000 प्लेन्स नए ऑर्डर किए। तो मेरे अंदाज से जो आगे आएंगे वो शायद इससे भी बेहतरीन प्लेन्स होने चाहिए, लेकिन बोइंग के ऊपर ये, हाँ बोइंग के ऊपर ये प्रॉब्लम तो आ गया है, तो आ ही गया। क्योंकि अभी बीच में एक मैं वीडियो सुन रहा था जिसमें बोइंग के एम्प्लॉय से किसी ने पूछा था विल यू ट्रेवल इन बोइंग, तो ही सेड नो, नॉट ओनली दैट, देयर वाज वन पर्सन हु टॉक्ड अबाउट बोइंग, बट
हमें इसके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। हम नहीं देखना चाहिए कि बोइंग में क्या हो रहा है, हमें ये एक ही बात देखना है कि इसकी जांच के क्या रिपोर्ट आती है, वो क्या करती है। आई थिंक एवरीबडी इज कंसर्न, इंक्लूडिंग टाटाज, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, बिकॉज आई ट्रैवल वेरी फ्रीक्वेंटली बाई प्लेन, सो वी वुड लाइक टू हैव एज मच सेफ्टी एंड ऑल दैट, एंड आई एम श्योर दिस विल बी। मन में डर तो बैठ ही जाता है, ऑफ कोर्स होना चाहिए। आई टुक फ्लाइट 4 days बैक आफ्टर दैट इंसिडेंस, तो आज तक कभी फ्लाइट में कोई 0.001% भी डाउट नहीं था, लेकिन जैसे वो इंडिगो का फ्लाइट प्लेन टेक ओवर किया तो 10-5 सेकंड के लिए तो वन थिंग इज सर्टेन, हमने फ्लैग ऑफ तो जरूर किया कि फ्यूचर में all the airlines, all the people, all the aircraft manufacturers and people will take care. Although it's a safer journey, still it's a safest journey. It is still safer. It is safer than traveling on our highways in India. Yes. तो मैं समझता हूँ कि it will go on, but I think this is a sad story. सर लास्ट पोर्शन पे हैं हम लोग अपने पॉडकास्ट पे, और मुझे लग रहा है कि जितनी देर हमने आपसे बात किया है तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मेरा मन भी नहीं आपको छोड़ने का, बट आई नो यू हैव अ फ्लाइट टू कैच। लास्ट पे कोई 2-3 सिंपल सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑडियंस के लिए, आपके पास इतना बड़ा विजडम है, नेक्स्ट 10 years इंडिया में लोगों को क्या करना चाहिए सो दैट उनका लाइफ बहुत सुकून वाला हो, अच्छा हो और फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो? पहली बात है कि हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जो चलता है एटीट्यूड इंडियन साइकी के अंदर है वो कम करना है। रास्ता बुरा बना रहा है, वही इंजीनियर दुबई जाता है तो सही बनाता है। मकान बनाते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, वो 100 साल चलने चाहिए मकान, 20 साल के अंदर टूट रहे हैं। ये एक कल्चरल रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है। हमने कोई भी प्रोडक्ट आपको दे दिया, कोई भी सर्विस आपको दे दिया, हम यही बोलते हैं कि ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। एटीट्यूड हमारे देश से निकालना पड़ेगा, किसी भी तरह से निकालने की ज़रूरत है। किसी भी तरह से रास्ता बनाया तो वो टिकाऊ होना ही है। सेकंड रेट, क्योंकि हिंदुस्तान है, क्योंकि इंडिया है, क्योंकि मुंबई है, क्योंकि दिल्ली है, इसलिए अच्छा होना ही है। जैसे आप बोलते हैं ना, जापान से ये मटेरियल आया, वो टिकाऊ होगा ही। मेड इन जापान, मेड इन जापान, ये मेड इन इंडिया को वो मतलब प्राइड के साथ मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। जो भी आदमी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, डॉक्टर को भी ऐसे होना चाहिए, एवरीवेयर, पॉलिटिशियन को भी ऐसे होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट को भी ऐसे होना चाहिए, टीचर को भी वैसे होना चाहिए, सफाई काम करने वाले को भी ऐसे होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं रहे। तो ये इन्फ्यूजन तो उसको स्कूल टाइम से ही देना शुरू कर देना चाहिए। यस, राइट फ्रॉम स्कूल टू लीडरशिप। ये दोनों तरीके से जो 25 साल में तो नहीं समझ में आएगा, नीचे से ऊपर आनी चाहिए, घर गृहस्थी में होनी चाहिए, और देश में लीडरशिप को भी देना चाहिए। ये परिवर्तन जिस दिन आ जाए ना, तो देश कहाँ का कहाँ चले जाएगा। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू डू इट एज फार एज दैट इज कंसर्न। सेकेंड, वी हैव टू लर्न ऑल द टाइम। मैं एक दाखला छोटा देता हूँ। मेरे पिताजी 82 ईयर्स के थे, पद्म भूषण, खुद कैंसर के ऑपरेशन के बारे में बुक लिखे थे। एक दिन मुझे कहते हैं सुबह में 6 बजे कि निरंजन, आई एम गोइंग टू गो टू जर्मनी टू लर्न अ न्यू ऑपरेशन। At what age? 82. 82. I said, are you all right? Daddy, something is wrong with you. So he said, I'm going to go to Germany from Dr. Plester to run an relating ear operation. Dr. Plester? Same person who 12 years, 14 years ago came to learn an operation of this from you, younger to you by 15 years. He says, yes, same doctor. At age 82, he went to America, to Germany, spent 10 days with him, learned that operation and came back. Excellent. You have to be a learner all your life. हम सोचते हैं हम चार्टर्ड अकाउंट बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम बिल्डर बन गए, हम टीचर बन गए, हम केमिस्ट्री सीख लिए, हमने ये सीख लिया। लेकिन उस दिन के बाद हमारा एग्जामिनेशन PhD की हो गई,
बीकॉम की हो गई, इंजीनियर बन गए, बस हम सीख गए, उसके बाद में सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी अ लर्नर ऑल योर लाइफ। जिस दिन आप वो करेंगे ना तो आप दिस थिंग एंड ऑल दैट। मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी की असली पढ़ाई ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। वर्ल्ड एक्सपीरियंस, ग्राउंडेड एक्सपीरियंस एंड ऑल दोज थिंग्स आल्सो टीच यू अ लॉट। So at age 82, he went to Germany to learn a surgery. My God. From a junior doctor. From a junior doctor. Who was his student. See, no ego. No ego. Humility. The third thing, because you said three things, the third thing is that you must learn to improve every day. मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, दूसरी बार मैं कुछ भी करूँगा ना पॉडकास्ट ज़िंदगी में, तो ये पॉडकास्ट से वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अच्छा होगा। और जो लास्ट पॉडकास्ट मैंने की ना, उससे ये पॉडकास्ट ज़्यादा अच्छा। तो इसका मतलब आपके सारे पॉडकास्ट से सबसे अच्छा वाला ये है। ये लगाना इंट्रो में। बिकॉज क्या है कि हम तरक्की नहीं करते ना, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। लोगों को जितना आप छोटे, मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं, लेकिन आप तरक्की नहीं करते तो आप यहीं रहेंगे। मैं तरक्की करते जाऊँगा तो एक दिन मैं आपसे आगे चले जाऊँगा, क्योंकि आप तरक्की करते ही नहीं। तो लोगों को ये सीखना है कि आप तरक्की कर लाइफ में करते जाओ, जब तक It's a continuous process. इट्स अ कंटिन्यूअस Ongoing प्रोसेस। यू हैव टू बी देयर। Change is the आपके only- देखिए ना, आप कितने बुक्स पढ़ते हैं, उससे ख्याल आ जाता है कि आप कितना पढ़ाई करते हैं। इतने सब जानकारी होने के बाद, इतने सब लोगों को सिखाने के बाद, इतने कॉर्पोरेट कल्चर करना, सेशंस करने के बाद भी आप पढ़ते रहते हैं, वो दिखता है। आपके रूम में कितने बुक्स पढ़े हैं। तो ये आपसे ही सीखना है कि कंटिन्यूअस स्टडी और पढ़ाई करने की आवश्यकता है। Change is the only constant thing. चेंज इज एंड लर्निंग। चेंज क्या हो जाता है, चेंज तो बुरे के लिए भी हो सकता है ना, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। क्योंकि आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, ये शॉर्टकट है, वो भी चेंज है, ये इजी है। और उसमें जल्दी फंसता है, ट्रैप है। नहीं, वो उसमें ज़्यादा पैसे कमाई है, ओवरनाइट रिच। ओवरनाइट रिच है। तो चेंज नहीं, इम्प्रूवमेंट। आपको एक ही सोचना है कि हम आज जो है उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम हमारी मुलाकात होगी तो मैं कैसे इम्प्रूवमेंट करूंगा आपको मुलाकात करने में। मैं भी जब अपना 2 साल पुराना या 3 साल पुराना वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं कितना बकवास बोल रहा हूँ। यस, क्योंकि मुझे आज लगता है कि मैं आज बेटर हूँ। ऑफ कोर्स। अगर मैं 6 महीने पुराना वाला वीडियो खुद को देख लेता हूँ तो मुझे लगता है यार मैं कितना बकवास कह रहा हूँ इसके अंदर। मुझे चांस मिलता है ये दोबारा करने के लिए, तो कितना अच्छा, तो मैं और अच्छा कर सकता था इसको। अच्छा, उस वक्त तो मैं अपना बेटर वर्जन ही था। ऑफ कोर्स। आज मुझे वो बेकार इसलिए लग रहा है क्योंकि आज मैं पहले से ज़्यादा अपडेट और अपग्रेड होके बात कर रहा हूँ। जी, तो मेरे अंदाज से ये 3 बातें से लोग को टू गुड सर। और इट वाज रियली अ ग्रेट टॉकिंग विद यू। और वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स एंड यू आर सो हम्बल, सो ग्राउंडेड और विद ग्रेट विजडम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मुंबई आएंगे तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। आई इनवाइट यू टू कम टू मुंबई। और डेफिनेटली स्टे इन टच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो गाइस, ये हमारे साथ हैं हीरानंदानी जी, जो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी से कम मुझे लग नहीं रहे हैं। मन तो बहुत है इनसे बात करने का, लेकिन कभी मौका लगा तो एक बार फिर इनको अपने स्टूडियो में ज़रूर आमंत्रित करेंगे, सो दैट आपको और अच्छी बातें सीखने को मिले। और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन, आज का एक छोटा सा पॉडकास्ट आपकी लाइफ में कुछ ऐड करेगा। अगली किसी और शानदार शख्सियत के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।